Good morning, everyone. This is Anmol Raika, and the topic that we are going to discuss today is basic features of the Mansab system under Akbar. मुगल पीरियड में मुगल्स की सबसे ज्यादा मदद अगर एडमिनिस्ट्रेशन में किसी सिस्टम ने करी तो वो मनसब सिस्टम था। फिर वो चाहे रेवेन्यू कलेक्शन हो, चाहे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही चीजों में क्रूशियल रोल रहा है मनसबदारी सिस्टम का। अब मनसबदारी सिस्टम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो मनसबदार हुआ करते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, क्या चेंजेस आए 17th सेंचुरी में इस मनसबदारी सिस्टम में, यानी कि अंडर अकबर इसके अंदर क्या चेंजेस आए। उसके बाद इसका इम्पैक्ट और इसकी लेगेसी के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि क्या चैलेंजेस फेस किए इस सिस्टम ने और कैसे ये डिक्लाइन हुआ। तो एक ओवरऑल आपको पिक्चर मिल जाएगी शुरुआत से लेकर एंड तक की। तो सब कुछ समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन में आपको ये जरूर लिखना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म था। राइट, जो कि हमें जो कि मैंने सब पहले ही बता दिया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका था जो कि मुगल एम्परर्स इस्तेमाल करते थे। इसमें क्या होता था कि मनसब जो है वो एक रैंक को डिनोट किया जाता था। जो भी रैंक होती थी उनको मनसब कहा जाता था। रैंक्स वगैरह का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट सब हेडिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए मनसब मतलब है उसकी रैंक, उसकी पोजीशन, जो भी उस नोबल की पोजीशन या रैंक है उसको मनसब कहते थे। और ये जो मनसब है ये डिसाइड करेगा उसका, उस नोबल का स्टेटस, उसका मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी सैलरी। ये तीन चीज मनसब से पता चलता था। ऑलराइट, तो इंट्रोडक्शन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म लिखना मत भूलना। और दूसरा कि ये जो है इस मनसब वर्ड का मतलब होता है कि उसकी रैंक या पोजीशन क्या है उस नोबल की। ठीक है, और इससे डिसाइड होती थी तीन चीजें, एक तो उसका स्टेटस, एक उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक उसकी सैलरी। यहां इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद हम स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसे मनसब का मतलब उसकी रैंक है, किस टाइप की रैंक्स होती हैं, कितनी टाइप की रैंक होती है, रैंक का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मनसब का क्लासिफिकेशन हो रखा था। ठीक है, उनकी रैंक्स के अकॉर्डिंग। और रैंक्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दो रैंक के बारे में मैं आपको बता देता हूं। डुअल रैंक सिस्टम, आप यहां पे सेकंड पॉइंट देखोगे, डुअल रैंक सिस्टम था। दो रैंक होती थी, जट और सवार। अब जट का मतलब क्या है, ये मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको रिटर्न कंटेंट भी दिखाई दे। जट का मतलब और सवार का मतलब क्या होता है। जट मतलब जो फुट सोल्जर्स होते थे, जो आम सिपाही होते थे। और सवार का मतलब होता है जो कैवेलरी मैन होते थे, यानी कि जो घुड़सवार होते थे। तो एक मनसबदार को ये दोनों चीज संभालनी होती थी। मनसबदारी सिस्टम में ये होता था कि मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन मनसबदार के हाथ में होता था। जो भी रीजन उसको प्रोवाइड किया गया है उस रीजन में उसको आर्मी, अपनी मिलिट्री जो है वो उसको स्पेसिफिक बता दिया जाता था कि इतनी मिलिट्री में तुम्हें इतने कैवेलरी मैन और इतने फुट सोल्जर्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। तो मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप जो है वो मनसबदार का काम होता था। अब इसी से उसकी रैंक भी डिसाइड होती थी। अब ध्यान देना, डुअल रैंक है, यहाँ पे जट भी है और सवार भी है, उसको जट भी संभालने हैं और सवार भी संभालने हैं। अब जट जो है ये रैंक डिसाइड करता था। एक्चुअल रैंक जो है वो ये जट जो है ये डिसाइड करता था। मान लो किसी के पास 3,000 जट और 2,000 सवार है, वहीं दूसरे बंदे के पास जट तो ज्यादा है, 3,000 उसके पास थे, इसके पास 4,000 है। लेकिन कैवेलरी मैन यानी कि सवार, इसके पास 2,000 है तो उसके पास 1,000 है। कैवेलरी मैन से डिसाइड नहीं करेंगे कि उसकी रैंक क्या है, रैंक किसकी ज्यादा है। रैंक ज्यादा किसकी होगी, जिसके जट ज्यादा होंगी। तो भले ही इसके पास 1,000 कैवेलरी मैन है जो कि कम पोर्शन है, लेकिन इसके पास जट ज्यादा है तो इसकी रैंक ज्यादा होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। डुअल रैंक्स होती थी लेकिन प्राइमरी रैंक जट होती थी। उसी से उसकी एक्चुअल रैंक का हम डिसीजन जो है ले सकते हैं कि इसकी डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी रैंक बड़ी है या दूसरे वाले की, जेड के बेसिस पे।
अब जैसा कि आपने अभी देखा कि जेड के नंबर के बेसिस पे हम रैंक डिसाइड कर रहे हैं। एक के पास 3,000 है, एक के पास 4,000 है, तो ऑब्वियसली जिसके पास 4,000 जेड है वो एक सुपीरियर होगा बजाय 3,000 वाले। तो ये जो 3,000 4,000 है यही उनकी रैंक्स होती थी। रैंक्स जो है, अब फर्स्ट हेडिंग देखो, रैंक्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज। हर मनसबदार को एक रैंक, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन कर दिया जाता था। ठीक है, कि तुम्हारी रैंक 3,000 है, तुम्हारी रैंक 4,000 है। तो जो 3,000 वाला है उसकी कम रैंक है, और जो 4,000 वाला है उसकी ज्यादा रैंक है। अब जब नॉर्मली हम एग्जामिनेशन वगैरह में देखते हैं, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 है वो टॉपर होता है। ठीक है, वो एक सुपीरियर फील करता है अपने आप को। बट यहाँ पे रैंक्स का उल्टा अपोजिट सीन है। यहाँ पे जिसकी रैंक ज्यादा होगी, जिसके पास 4,000 फुट सोल्जर्स होंगे, वो बड़ी रैंक पे होगा। ठीक है, तो द हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हिज रैंक इज, द हायर या सुपीरियर ही इज। ठीक है, जितना ज्यादा हायर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो सुपीरियर होगा। ठीक है, तो हमने डुअल रैंक्स के बारे में पढ़ा, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में पढ़ा। ठीक है, सवार से डिसाइड नहीं होगी उसकी रैंक, हमने ये भी पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। अच्छा, अब इसमें भी क्लासिफिकेशन ना इसमें लिख नहीं रखा है, लेकिन ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि 3 क्लासेस होती थी। मनसबदार की भी 3 क्लासेस होती थी, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ जट एंड सवार। जैसे मान लो जट और सवार इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो क्लास 1 में है। ठीक है, नंबर 1 क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लास किसे बोलते थे? जिसके पास जट है उसके हाफ अगर मैं कर दूं, उतने सवार हैं या उससे ज्यादा। जैसे मान लो जट इतने हैं, तो इसका आधा इतना हुआ। अगर उसके पास इतने सवार हैं तो वो क्लास 2 में है, इससे ज्यादा हुए तो भी वो क्लास 2 में है। अगर बराबर है तो क्लास 1 में, अगर हाफ से कम है तो क्लास 3 में। तो 3 क्लास होती थी। क्लास 1 दोनों इक्वल, क्लास 2 हाफ या हाफ से ज्यादा, क्लास 3 हाफ से भी कम। ठीक है, तो जट के कंपैरिजन में सवार कितने हैं उससे डिपेंड होती थी उसकी क्लास। अब क्लास से उसकी सैलरी डिसाइड होगी, जौन सी भी वो क्लास में होगा। अगर वो क्लास 1 में है तो उसको दोनों चीजें, इसका मतलब ज्यादा संभालनी पड़ रही है। सवार हैंडल करना, कैवेलरी हैंडल करना कंपैरेटिवली हार्ड होता था। ठीक है, तो कैवेलरी के लिए जितनी ज्यादा कैवेलरी अगर वो जट के बराबर है तो उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी। अगर कम है थोड़ी सी कंपैरेटिवली, तो उसको थोड़ी कंपैरेटिवली ही सैलरी कम मिलेगी। और उसके बाद अगर बहुत ही कम है तो उसको और कम सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन होता था जेट एंड सवार का। मान लो किसी के पास 3,000 जेट है, ठीक है, और सवार जो है वो 2,500 है, और दूसरा बंदा है उसके पास जट और सवार दोनों 3,000 है, तो इसको ज्यादा सैलरी मिलेगी। जिसके पास 2,500 सवार और 3,000 जट है उसको कम मिलेगी। ठीक है, उसको ज्यादा मिलेगी जो 3,000 जिसके दोनों थे। अब हम बात करते हैं, ये तो हमें क्लासिफिकेशन और थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आया रैंक वगैरह का। अब बात करते हैं इनको रिक्रूट कैसे किया जाता था, अपॉइंट कैसे किया जाता था, उसके अलावा प्रमोशन या डिमोशन कैसे होता था। अब देखिए, अपॉइंटमेंट जो है ये राजा द्वारा होता था, और ये इस बेसिस पे होता था। इस जो सिस्टम की खासियत ये थी कि ये मेटिकुलस इन नेचर था। यानी कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, अगर आप लॉयल हो राजा के, या फिर राजा राज्य की जरूरत है कि उसे ज्यादा मनसबदार चाहिए, उस बेसिस पर आपका अपॉइंटमेंट होता था। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटीज और लॉयल्टीज पे डिपेंड करता था कि आपको मनसबदार बनाया जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये कोई हेरिडेटरी नहीं होता था, ये मेटिकुलस इन नेचर होता था। अगर काबिल है तो आपको मनसबदारी मिलेगी। ये तो बात हो गई अपॉइंटमेंट की। अब बात करते हैं प्रमोशन एंड डिमोशन। तो अगर कोई बंदा अच्छा परफॉर्म करता था तो उसका प्रमोशन मिलता था, उसको ज्यादा कैवेलरी मैन और ज्यादा फुट सोल्जर्स जो है वो संभालने के लिए बोल दिया जाता था, बड़ा मनसब दे दिया जाता था। तो ये तो हो गया प्रमोशन। उसके अलावा डिमोशन भी राजा के हाथ में होता था, वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड होता था। अगर राजा को लगता था कि ये मनसबदार सही से काम नहीं कर रहा है, ये करप्टेड है, या ये ज्यादा पावरफुल हो रहा है, ये मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो उसको डिमोट भी कर देते थे, ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, या फिर हो सकता है पद से ही हटा दिया जाए। ठीक है, सिर्फ कैपेबल एंड लॉयल इंडिविजुअल्स को ही
उस उस पोस्ट पर रखा जाता था। ठीक है, तो ये बात हो गई रिक्रूटमेंट एंड पोजीशन। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर मनसबदारी सिस्टम का समझ में आया होगा कि कैसे डुअल रैंक्स होती हैं, कैसे हायर न्यूमेरिकल वैल्यू पे हायर रैंक होती है, कैसे क्लासिफिकेशन हो रखा है मनसबदार का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। उसके अलावा रिक्रूटमेंट कैसे होती है, प्रमोशन कैसे होता है, डिमोशन कैसे होता है, पूरा स्ट्रक्चर हमने अब पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो टाइप की होती थी। एक तो मिलिट्री ड्यूटीज होती थी इसके पास, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होती थी। अब मिलिट्री ऑफ ड्यूटीज जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था या मैंने पहले बताया था, ट्रूप्स को मेंटेन करना पड़ता था। यानी कि उनको बता दिया जाता था इतने फुट सोल्जर्स, इतने कैवेलरी मैन तुम्हें हर दम तैयार करके रखने हैं। ये तुम्हारी, ये राज्य की रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारे एरिया से, तुम्हारे रीजन से इतने कैवेलरी मैन और इतने फुट सोल्जर्स होने चाहिए। उसके अलावा मिलिट्री कमांड भी करनी पड़ जाती थी इन्हें एट द टाइम ऑफ वॉर्स। जब भी कोई जंग होती थी तो इनके रीजन के जो भी मिलिट्री आती थी उसको इन्हीं मनसबदार्स को लीड भी करना होता था वॉर में। ठीक है, तो ये दो इनकी मिलिट्री ड्यूटीज थी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज की बात करते हैं तो रेवेन्यू कलेक्शन, पूरे राज्य से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था उसको कलेक्ट करते थे। उसमें से अब इनके पास काम क्या है कि ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए जितना पैसा चाहिए ये उतना अपने पास रख लेते थे, अपनी सैलरी अपने पास रख लेते थे, और बाकी जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा बचा, ये उसको ट्रेजरी यानी कि राज्य के पास भेज दिया करते थे। तो ये इनका रेवेन्यू कलेक्शन का काम था। उसके अलावा लोकल गवर्नेंस भी इनके हाथ में थी, यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसके अलावा वेलफेयर के काम करना। क्योंकि उस रीजन का प्रोडक्शन से ही इनको रेवेन्यू जनरेट होता था, तो उस रीजन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूम करने के लिए इनको जो भी वेलफेयर के काम करने पड़ते थे ये उसमें अपनी हेल्प करते थे, क्योंकि इनके इनकम का सोर्स वही था। वो प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो इनको सैलरी अच्छी मिलेगी, तो इसीलिए ये उसको, उसके वेलफेयर को बहुत ध्यान से रखते थे। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका बड़ा हाथ था। यहाँ इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज खत्म होती है। ठीक है, तो आई होप आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मनसबदार्स भी समझ में आई होंगी। मिलिट्री ड्यूटीज कि इतना मेंटेन करके रखना है ट्रूप को और वॉर के टाइम पे उसे लीड करना है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू कलेक्शन, अपने पास भी सैलरी भी रखनी है, ट्रूप को भी मेंटेन करना है और सेंट्रल ट्रेजरी में भी भेजना है। उसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हें संभालनी है, मेंटेन करके रखना है लॉ एंड ऑर्डर को, उसके अलावा वेलफेयर के काम भी करने हैं। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। अब बात करते हैं चेंजेस की। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इसके ऊपर आ रखा है कि चेंजेस बताओ मनसबदारी सिस्टम में जो आए ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। तो चेंजेस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन आता है उसमें भी आप चेंजेस का सब हेडिंग देके लिख सकते हो, आपका आंसर स्ट्रेच हो जाएगा, आप वर्ड लिमिट रीच कर पाओगे। उसके अलावा अगर डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आता है तो भी, तो इन आइदर वे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये सब हेडिंग कि क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहला चेंज जो आया वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में आया। जो मनसबदार हैं उनके नंबर को इंक्रीज किया गया। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि मुगल एम्पायर जो है वो एक्सपेंड हो रहा था। ठीक है, तो उसको लार्जर टेरिटरीज मेंटेन करनी थी, तो उसके लिए ज्यादा मनसबदार्स अपॉइंट हुए। ठीक है, ऑल्दो इसकी वजह से काफी फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ा था। ठीक है, एम्पायर पर स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ ना, हम बात कर रहे हैं चेंज की। अब वो अच्छा चेंज था गलत चेंज वो तो बात की बात है, हम सिर्फ चेंज की बात कर रहे हैं। मनसबदार इंक्रीज हुए थे क्योंकि मुगल एम्पायर एक्सपेंड हो रहा था, ज्यादा मनसबदार की रिक्वायरमेंट थी। दूसरा जो चेंज हुआ था स्ट्रक्चर में वो था सवार जो है उनको बढ़ा दिया गया था, सॉरी घटा दिया गया था। कई जो मनसबदार थे उनको ये मुश्किल होने लग गई कि हम इतना बड़ा सवार का जो नंबर हमें दे दिया है कि इतने मेंटेन करके रखने हैं वो हम नहीं संभाल पा रहे। ठीक है, तो इसके लिए एडजस्टमेंट किया गया जिसकी वजह से सवार को जट रैंक के अकॉर्डिंग
ही मेंटेन करने के लिए ऑर्डर आया कि जितना तुम मेंटेन कर सकते हो, जट इतने हैं तुम्हारे पास, तो इतने सवार अगर तुम मेंटेन कर सकते हो तो इतने कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हुए, मनसबदार इंक्रीज हुए, और सवार को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कई बार ऐसा भी हुआ था, देखने को मिलेगा आपको कि कुछ कंडीशंस में इनको बढ़ाया भी गया था, जहां पे जरूरत थी कि यहाँ पे सवार की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहां से अटैक्स ज्यादा क्लोजली होते हैं, इस तरफ से ज्यादा अटैक्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे सवार को इंक्रीज भी किया गया था। तो यहाँ पे मैंने इंक्रीज या डिक्रीज लिखने की जगह सब हेडिंग में चेंजेस इन सवार रिक्वायरमेंट्स लिखा है। ठीक है, वो चेंज का मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये तो थे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। तो 10 साल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करा, किसने करा था? ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, टोडरमल। ठीक है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन को एक स्टैंडर्डाइज्ड बना दिया गया, एक थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर बता दिया गया कि इतना ही कलेक्ट करना है। हर किसी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेवेन्यू कलेक्शन के अकॉर्डिंग बता दी गई थी। ठीक है, जिससे क्या हो कि कंफर्म जो है रेगुलेट हो रेवेन्यू, कि इतना ही आएगा यहां से। तो एक होता है ना, जितना कंफर्मिटी होती है, एक तो ये है कि आपने मनसबदार के हाथ में छोड़ दिया कि आप रेवेन्यू लो जितना लेना है। ठीक है, तो वहां पे करप्शन के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, स्टैंडर्डाइज करने से क्या है, कंफर्म हो जाएगा कि यहां से इतना ही आना है, करप्शन के चांसेस कम हो गए। और इस चीज को बाद में जो है चेक भी किया जाता था, ये हम आगे देखेंगे। ये नेक्स्ट हमारा जो है ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन, इसमें हम इसी की बात करेंगे कि इनको चेक करे भी जाने लगा। ठीक है, जैसे कि रेगुलर ऑडिट्स होते थे, इंस्पेक्शंस होते थे। अब ऑडिट का मतलब आपको मैं समझा देता हूं, ऑडिट मतलब क्या होता है कि पूरा हिसाब किताब मांगा जाता है। ठीक है, कि तुमने कितना रेवेन्यू जनरेट करा, ट्रूप को मेंटेन करने में कितना खर्च हुआ, तुम्हारी सैलरी तुमने कितनी निकाली, और सेंट्रल ट्रेजरी को तुमने कितना भेजा। ठीक है, तो सब कुछ इसमें क्या है, ऑडिट में पूरा हिसाब किताब लिखा जाता है। इंस्पेक्शन होने लग गए, और इंस्पेक्शन दोनों चीजों के हुए, इसका भी कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, और इस चीज का भी इंस्पेक्शन होने लगा कि तुम कितनी मिलिट्री जो है वो मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, जितनी रिक्वायरमेंट तुम्हें बताई गई है उतने तुम्हारे पास फुट सोल्जर्स कैवलरीमैन है कि नहीं है। दोनों चीजें जो है इंस्पेक्शन में देखी जाती थी, रेवेन्यू भी और मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स भी। तो इससे क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन ग्रेटर हुआ। ठीक है, तो ये तो थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, अब बात करते हैं, ये दोनों देखो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली की गई थी। ठीक है, कि मुगल एम्पायर एक्सपेंड हो रहा था, तो उसको भी मनसबदारी सिस्टम को भी एक्सपेंड करना पड़ा, जिससे थोड़ी आसानी हुई। उसके अलावा हमने देखा कि सवार का भी जो है नंबर ऑफ सवार भी एडजस्ट किए गए अकॉर्डिंगली, जहां ज्यादा जरूरत थी वहां ज्यादा किए गए, जहां कम जरूरत थी वहां कम किए गए। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो थी ये भी हमने अच्छी अच्छी पढ़ी, कि रेगुलर इंस्पेक्शन होने लगा, ऑडिट होने लग गया। उसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, 10 साल सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे रिफॉर्म्स या जो भी चेंजेस है हमने अच्छे पढ़े। अब बात करते हैं, कुछ गलत चेंजेस भी आए थे। क्या गलत चेंजेस आए थे? जब मनसबदारी सिस्टम एक्सपेंड कर रहा था, तो कंपटीशन बढ़ गया था मनसबदार के बीच में। ठीक है, वो अपने आप को पावरफुल बनाने के चक्कर में करप्शन की तरफ झुकने लग गए। ठीक है, कई बार ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने सॉरी डिमांड करने लग गए वो फार्मर्स से, जिसकी वजह से फार्मर्स पे एक बर्डन आने लग गया था। ठीक है, उसके अलावा कई बार वो ट्रूथफुल नहीं होते थे, लॉयल्टी भूल जाते थे, और अपने पास ज्यादा रख लेते थे, सेंट्रल ट्रेजरी को कम पहुंचाते थे। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, एम्पायर के फाइनेंशियल रिसोर्सेज में थोड़ा सा टेंशन इंक्रीज होने लग गई। अब तो ये तो हो गया इकोनॉमिक प्रेशर। नेक्स्ट बात आती है करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन की। अब इसमें क्या है, मिस अप्रोप्रिएट फंड्स, उसी बात को दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि जितना नेसेसिटेट, अच्छा देखो, जितना मेंटेन करना था रेवेन्यू और फुट सोल्जर्स एंड कैवलरीमैन, उतना नहीं कर रहे थे।
लॉयल्टी से दूर हटते जा रहे थे, इनएफिशिएंट होते जा रहे थे। उसके अलावा अब इस माल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने देखा कि रेगुलर ऑडिट्स होने लग गई, रेगुलर इंस्पेक्शन होने लग गए, तो इन करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए वो चेंज आया था। दिस नेसेसिटेटेड ओवरसाइट एंड रिफॉर्म्स टू कर्ब करप्ट प्रैक्टिसेस। इसके चलते ये जरूरत महसूस हुई कि इन पे और ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, इन पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद वो रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हमने चेंजेस पढ़ लिए, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड करप्शन। अब यहाँ पे आपके चेंजेस की बात हम खत्म करते हैं। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसकी लेगेसी क्या हुई। तो इम्पैक्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे कि इससे मुगल एम्पायर को शुरुआत में तो काफी स्ट्रेंथ मिली थी। अब आप खुद देखो, पहले राजा जो है वो पूरा सेंट्रल अथॉरिटी था, उसको इतना बड़ा राज्य संभालना है जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करने के लिए उसने अलग अलग रीजन, अलग अलग मनसबदार्स को दे दिए, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंट हुआ। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक वास्ट टेरिटरी को रूल करने में बहुत ही आसानी हुई। दूसरा स्ट्रेंथन कैसे हुआ कि जो भी मनसबदार लिए जाते थे वो उनके इस बेसिस पे लिए जाते थे कि वो कितना कैपेबल है और कितना लॉयल है। तो एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन था। जितने ज्यादा जिम्मेदार, जितने ज्यादा लॉयल, वफादार लोग बड़ी पोस्ट पे होंगे, उतना ज्यादा एम्पायर मजबूत होता है। ठीक है, तो ये दो रीजन थे जो कि मुगल एम्पायर को बहुत ही फायदा कर रहे थे मनसबदारी सिस्टम से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो, हमने अच्छी बातें पढ़े कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन आसान बनाया, वरना इतने वास्ट रीजन को अकेला राजा नहीं संभाल पाता इतनी आसानी से। तो एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाया। दूसरा, मजबूत बनाया, क्योंकि सिर्फ लॉयल एंड कैपेबल लोग ही ऊंची पोस्ट पर थे। लेकिन उसके बाद जब एक्सपेंशन ज्यादा हुआ तो हमने देखा कि मनसबदार ज्यादा अपॉइंट हुए, जिसकी वजह से कम जो कैपेबल लोग थे उनको भी मनसबदारी प्रोवाइड करनी पड़ गई थी जरूरत की वजह से, जिसकी वजह से करप्शन फैला और जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है कमजोर होता चला गया। अब इस कमजोर मनसबदारी की सिस्टम की वजह से ही यही एक वन ऑफ द रीजंस है कि मुगल एम्पायर भी थोड़ा वीक होता चला गया। क्योंकि देखो, मनसबदारी सिस्टम मिलिट्री और रेवेन्यू दोनों प्रोवाइड कर रहा है। जब मनसबदारी सिस्टम वीक होने लगेगा तो एक्चुअल में इसका असर राजा पर भी पड़ेगा, राज्य पर भी पड़ेगा। जब बाहर से एक्सटर्नल अटैक्स या इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हुए तो राजा उतनी अच्छी एफिशिएंट तरीके से, ना ही उसके पास ट्रेजरी थी इतनी अच्छी, ना ही उसके पास मिलिट्री थी इतनी अच्छी, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम वीक होने लग गया था। तो ये वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करा। तो यहाँ पे आपको इसका इम्पैक्ट और लेगेसी देखो। इम्पैक्ट मतलब अच्छा प्रभाव भी पड़ा था, शुरुआत में हम देखने को मिल रहे हैं इसने बहुत ही फायदा किया था मुगल एम्पायर का। लेकिन जितना बड़ा ये होता चला गया मुगल एम्पायर, उतना ही मनसबदारी सिस्टम वीक होता चला गया। और जब मनसबदारी सिस्टम वीक होता चला गया तो एम्पायर अपने आप वीक होता चला गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन ही था मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कंक्लूजन में आप वही सारी बातें थोड़ा सा नट शेल में दोबारा लिख दीजिएगा कि ये एक मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम था। ठीक है, ये ओवर द टाइम इवॉल्व भी हुआ। ठीक है, इसमें कई चेंजेस भी आए, लेकिन उन चेंजेस के साथ साथ इसके अंदर कई चैलेंजेस भी थे, जिसकी वजह से इसने स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करी ही करी, पर ये डिक्लाइन का एक रीजन भी बना। तो आई होप आपको पूरा मनसबदारी सिस्टम समझ में आया होगा, इसका स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, मनसबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, क्या बदलाव आए, अच्छे बदलाव, बुरे बदलाव, आपको सब समझ में आए होंगे। इसका इम्पैक्ट और लेगेसी भी समझ में आया होगा कि कितना अच्छा ये था लेकिन कितना गलत होता चला गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपको जो भी नोट्स चाहिए ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज, अगर आपको कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेरी वीडियो सामने आ जाती है तो आपको नोट्स नहीं दिखाई देते, तो आप वो नोट्स वहां से फेच कर सकते हैं। ठीक है, इजीली अवेलेबल है, पब्लिक चैनल है। ठीक है, तो प्लीज गो टू माय टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस